पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट को प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में और देश और दुनिया के सामने 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज ग्लोबल इकोनॉमी पर नजर डाली जाए तो भारत की इकोनॉमी जो है वो एक ब्राइट स्टार के तौर पर चमक रही है। उसके पीछे रीजन है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है उसका एस्टिमेशन है 7%। जी हाँ दोस्तों, हमारी इकोनॉमी जो है वो लगभग 7% का ग्रोथ रेट रजिस्टर करेगी। दिस विल मेक अस द फास्टेस्ट मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। चाइना की इकोनॉमी का रेट भी इतना अच्छा नहीं है। यूएसए, यूरोपियन रीजन, यूके तो रिसेशन फेस करेगा। यूएसए और यूरोपियन रीजन को देखेंगे तो 0% में उनका ग्रोथ होने वाला है और यहां पर आप देखिए हम 7% से ग्रो करने वाले हैं। दिस इज द रीजन कि हमें एक ब्राइट स्टार के तौर पर दुनिया देख रही है। दो बड़े रीजंस जिसकी वजह से ग्लोबल स्लो डाउन हुआ, एक तो हुआ कोविड-19 जिसकी वजह से लॉकडाउन आए थे। वी ऑल नो अबाउट कोविड-19 एंड द सेकंड वन इज रशिया एंड यूक्रेन वॉर। इसकी वजह से भी काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुआ है। ये बड़े बड़े चैलेंजेस होने के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी जो है वो राइट ट्रैक पर है और इतना ही नहीं, हम एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, एक चीज जो है वो आप ऑब्जर्व कीजिएगा, एक पूरी थीम आपको जो समझनी है वो ये है कि आज भारत सरकार और हमारे देश की अलग अलग राज्यों की जो सरकारें हैं वो किस दिशा में आगे बढ़ रही, हम किस एक विजन को, एक गोल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वो गोल है इंडिया एट 100। जब 2047 तक हम पहुंचेंगे तो उस समय हमारा देश जो है वो एक डेवलप्ड देश बन जाए, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उसके जो रूट्स हैं वो आज हम प्लांट कर रहे हैं। आपको जो बैम्बू ट्री है उसके बारे में तो पता होगा। बैम्बू का क्या होता है कि जब आप इसको प्लांट करते हैं, इसके रूट्स को, राइट, तो एक वक्त लगता है। लगभग 5 सालों तक आपको एक पत्ता भी नहीं देखने को मिलेगा। आपको बस उसको पानी पिलाते रहना है, उसको खाद डालना है, मेहनत करनी है, धैर्य रखना है। लेकिन 5 साल के बाद एक बार बाम्बू जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है तो फिर उसको मीन्स आप देखते जाएंगे, हर रोज उसमें धीरे धीरे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इसकी स्पीड जो है वो रॉकेट स्पीड होती है। तो आज हमारा देश जो है ना, ये 100 इंडिया एट 100 यानी कि जो एक डेवलप्ड देश हमारा देश बनने वाला है, तो इसके रूट्स जो हैं आज हम उसका काम कर रहे हैं और आने वाले लगभग 25 सालों के अंदर हमारा देश जो है ये गोल को अचीव कर लेगा। तो इंडिया एट 100 जो है वो कैसा होगा? एक समृद्ध देश होगा, एक इंक्लूसिव देश होगा, एक ऐसा देश जिसमें डेवलपमेंट के जो फल हैं वो हर एक क्षेत्र को मिलेंगे, हर एक नागरिक को मिलेंगे, खास करके हमारे यंगस्टर्स, महिलाएं, किसान, ओबीसीज, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, सभी को, देश के हर एक क्षेत्र और हर एक नागरिक को ये जो विकास का फल है वो मिलेगा। इंडिया की जो ग्लोबल प्रोफाइल है, आई एम श्योर आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, और खास करके आपके कोई रिलेटिव्स जो हैं, जो एनआरआईज हैं, आप उनको पूछेंगे जो एक लंबे समय से यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर दूसरे देशों में रह रहे हैं वेस्ट एशिया में, आप उनको पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे आपको कि आज से लगभग 10-15 साल पहले जो है वो हमारी इतनी इज्जत नहीं होती थी, हमारे देश की, हमारे लोगों की भी। लेकिन आज भारत के लोगों को एक इज्जत की नज़र से लोग देखते हैं। उसके पीछे रीजंस ये हैं कि हमारे देश ने जो अचीवमेंट्स किए हैं वो नियरली इम्पॉसिबल लगने वाले अचीवमेंट्स जो हैं वो हमने करके दिखाए हैं। आज हमारे देश में वर्ल्ड क्लास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि आधार, कोविन, यूपीआई। कोविड-19 की वैक्सीनेशन ड्राइव जो है, लोगों को लग रहा था कि इट्स गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। कोविड के टाइम पर ऐसा लग रहा था कि इसकी कोई वैक्सीन मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। दुनिया के अलग अलग देशों ने वैक्सीन्स बनाई और उसमें से एक देश था हमारा देश भारत। और इतना ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश ने, मैं चाइना को इसमें ऐड इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि चाइना की वैक्सीन की एफिकेसी को आप जानते हैं, 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को डोजेस देना, ये अपने आप में कितनी चैलेंजिंग बात है। और कोविन जैसा डिजिटल
इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया और बहुत ही अच्छी तरीके से कोविड-19 की वैक्सीनेशन जो है वो हमारे लोगों को हमने प्रोवाइड की और आज हमारा देश जो है वो बैक टू नॉर्मल हो चुका है। जो प्री कोविड एरा था उस एरा में हम वापस आ चुके हैं। क्लाइमेट चेंज के जो गोल्स हैं वो भारत सिर्फ क्रिएट नहीं कर रहा है, इनको अचीव भी कर रहा है। कुछ समय पहले नेशनल हाइड्रोजन मिशन को भी भारत ने लॉन्च किया और मिशन लाइफ के बारे में तो रेगुलर स्टूडेंट्स जानते हैं कि क्यूरियसली एजुकेशन जो है वो प्राउडली मिशन लाइफ को सपोर्ट करता है। मैं हर रोज सारे स्टूडेंट्स को एनकरेज करता हूं कि मिशन लाइफ का पार्ट बनिए। मिशन लाइफ जो है ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक लड़ाई है, कैसी डेमोक्रेटिक लड़ाई है जिसमें मैं, आप, हम सब जो हैं वो एक कदम उठा सकते हैं। एक छोटा कदम जो है हम जब सब मिलकर उठाएंगे तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट जो है वो ये मिशन लाइफ क्रिएट करके देगा। दोस्तों, यू आर वॉचिंग यूनियन बजट 2023। ये जो हमारी डिस्कशन है इसमें निर्मला सीतारमण जी ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझने चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। रही बात कोविड-19 की, तो कोविड-19 के टाइम पर सरकार ने यह तय किया था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो भूखा नहीं सोएगा और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 28 महीने 28 मंथ्स यानी कि 2 साल प्लस 4 महीने 2 years and 4 months के लिए सरकार ने 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड ग्रेन्स जो है वो प्रोवाइड किए अंडर दिस PMGKAY यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और इस बजट में निर्मला सीतारमण जी ने यह अनाउंस किया है कि 1 जनवरी 2023 से ये जो PMGKAY जो हैं ये चलती रहेगी। आने वाले 1 साल तक इसको एक्सटेंड किया गया है और खास करके जो अंत्योदया और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं, बेसिकली जो गरीब घर हैं, उनको फ्री फूड ग्रेन्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे और इसका जो टोटल खर्च होगा 2 लाख करोड़ का, ये पूरा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ये खर्च उठाएगी। दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि फिलहाल ये साल जो है सितंबर तक भारत जो है वो G20 का प्रेसिडेंट है और ये हमारे लिए एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है। हम दुनिया की इकोनॉमी में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और हमारी जो थीम है G20 की वो है वासुधैव कुटुंबकम। हम सिर्फ हमारे देश के सारे लोग नहीं लेकिन पूरी दुनिया के डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं और ये जो G20 की प्रेसिडेंसी है उसमें पीपल सेंट्रिक एजेंडा हम सेट कर रहे हैं। ग्लोबल चैलेंजेस को अगर हमें फेस करना है और उनको हैंडल करना है तो पीपल सेंट्रिक, लोगों को मुख्य बिंदु में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और खास करके सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भारत जो है वो बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। इस बजट के दौरान हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 2014 यानी कि जब से मोदी सरकार आई है तब से लेकर आज के जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में उन्होंने एक झलक दी। लिविंग नो वन बिहाइंड यानी कि सबका साथ सबका विकास। हमारे देश में आप देखिए सिर्फ 2022 में एक साल जो है, ये एक साल के अंदर 126 लाख करोड़ रुपीस यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर हुए। 7,400 करोड़ डिजिटल पेमेंट्स हुए हमारे देश में। और अचीवमेंट्स के ऊपर एक नजर डालें तो आज से 9 साल पहले हमारी इकोनॉमी जो है ये 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। 11.7 करोड़ हाउस होल्ड्स को टॉयलेट मिले अंडर स्वच्छ भारत मिशन। 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन मिले उज्ज्वला योजना के तहत। जैसे कोविड वैक्सीनेशन के बारे में मैंने आपको बताया 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन, 102 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया। 47.8 करोड़ बैंक अकाउंट खुले प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस से कवर किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपीस 11.4 करोड़ किसानों को दिए गए। और हमारी जो पर कैपिटा इनकम है
2014 से अगर हम देखें तो हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो डबल हो चुकी है। आज हमारी पर कैपिटा इनकम है 1.97 लाख, यानी कि लगभग आप पकड़ लीजिए 2 लाख रुपए, विच इज अ वेरी गुड थिंग, राइट। ये कम है लेकिन पहले से डबल, पहले 1 लाख थी, 9 सालों के अंदर ये 2 लाख हो गई। सरकार ने अमृत काल ये जो चल रहा है, राइट, ये 75 इयर्स हमारा जो इंडिपेंडेंस का है तब से लेकर ये जो 100 साल हैं, तो इस समय को सरकार ने अमृत काल कहा है। और ये अमृत काल जो है इसमें हमने टेक्नोलॉजी ड्रिवन और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ना है। जो पब्लिक फाइनेंसेस है, बैंक्स और सरकार जो है, तो इनके फाइनेंसेस काफी स्ट्रांग होंगे। रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर क्रिएट करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और सबका साथ सबका प्रयास, जन भागीदारी के माध्यम से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सरकार ने ये जो अमृत काल है इसका जो विजन है उसमें कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि 3 बड़े लक्ष्य रखे हैं। एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी, तो इसमें खास करके हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके लिए तक क्रिएट की जाए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए, जॉब क्रिएट की जाए और स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा विजन है। निर्मला सीतारमण जी ने यह भी कहा कि इस चीज को अचीव करने के लिए कुछ फोकस एरियाज जो हैं वो तय किए गए हैं। तो 4 ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसका लाभ हमें उठाना है ताकि हम अमृत काल में हमारे देश को ट्रांसफॉर्म कर सकें। ये 4 जो फोकस एरियाज हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसमें नंबर 1 है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, महिलाओं का सशक्तिकरण, राइट, आर्थिक सशक्तिकरण हो हमारी महिलाओं का। इसके लिए दीनदयाल अंत्योदया योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इस प्रकार के मिशंस लॉन्च किए हैं। ये मिशंस के तहत अभी तक ग्रामीण महिलाओं की बात करें तो 81 लाख जितने एसएचजीज क्रिएट हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएट किए हैं। और सरकार अब इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि बड़े बड़े ऐसे प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस जो हैं वो बनाए जाए और ये जो प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस या फिर प्रोड्यूसर कलेक्टिव्स हैं, तो इस एक प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस में हजारों मेंबर्स होंगे और ये जो ग्रुप्स हैं, ये प्रोड्यूसर एंटरप्राइज, ये प्रोफेशनली मैनेज किए जाएंगे। खास करके महिलाओं को ध्यान में रखते हुए इनको डेवलप किया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, इसको कहते हैं पीएम विकास। हमारे जो हस्तकलाकार हैं, राइट, जो हम कहते हैं हैंडीक्राफ्ट, राइट, अब आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आप जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था। हमारे जो ये हैंडीक्राफ्ट के साथ जुड़े हुए लोग हैं इनके हाथ ही तोड़ दिए थे, राइट, उनसे सारा बिजनेस जो है वो छीन लिया। सदियों से हमारे जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं, हमारे क्राफ्ट्स पर्सन जो है, क्राफ्ट्स पीपल जो हैं, वो हमारे आत्मनिर्भर भारत का ट्रू स्पिरिट झलकाते हैं। और अब फिर से इनको ध्यान में रखते हुए पहली बार ऐसा हो रहा है कि इनके लिए एक स्कीम जो है वो सरकार लेकर आने वाली है। इनको असिस्टेंस तो मिलेगा ही, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, जिससे कि वो अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर सके, बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन कर सके और ज्यादा से ज्यादा मार्केट्स तक पहुंच सके। और इससे भी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि एमएसएमई की वैल्यू चेन जो है इनके साथ इनको इंटीग्रेट किया जाएगा। और ये जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान पीएम विकास जो है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, पैसों से भी बढ़कर, पैसे तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन पैसों के साथ साथ उनको एडवांस्ड स्किल्स दी जाएगी, उनको मॉडर्न डिजिटल टेक्निक्स और एफिशिएंट ग्रीन टेक्नोलॉजीज की नॉलेज दी जाएगी। ब्रांड प्रमोशन कैसे किया जाता है, लोकल मार्केट और ग्लोबल मार्केट तक कैसे पहुंचा जा सकता है, डिजिटल पेमेंट्स कैसे किया जा सकता है, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा एससीज, एसटीज, ओबीसीज, महिलाएं और खास करके वे लोग जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। सरकार टूरिज्म को भी फोकस एरिया में रख रही है, हम सब जानते हैं। और अगर आप मेरे जो हिंदू एनालिसिस के लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने कई बार ये चीज डिस्कस की है कि हमारे देश में जो टूरिज्म का पोटेंशियल है वो मींस इतना ज्यादा है कि हम क्या नहीं है हमारे देश में, हम कहाँ नहीं पहुंच सकते। हमारे देश में सारी जो जमीन की वैरायटी है वो आपको लगभग सारी जमीन की वैरायटी यहां पर मिल जाएगी।
सूखे बड़े पहाड़ भी हैं तो बर्फ वाले पहाड़ भी हैं, कोल्ड डेजर्ट तो हैं, हॉट डेजर्ट भी हैं, ट्रॉपिकल एरिया है, कोस्टल रीजन है, प्लेन्स वाले एरिया है, ट्रॉपिकल जंगल वाले एरिया है, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, सारी वेराइटीज हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी सिंगापुर जैसा एक छोटा सा सिटी स्टेट जो है वो हमसे ज्यादा ग्लोबल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। तो टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो जॉब्स जनरेट कर सकता है, अच्छी गुड क्वालिटी की हाई पे वाली जॉब्स, और बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज भी यंगस्टर्स के लिए है इस क्षेत्र में। तो अब टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सरकार जो है वो मिशन मोड में काम करने वाली है, और यहां पर एक्टिव पार्टिसिपेशन किया जाएगा राज्य सरकारों का, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को इनके साथ लॉन्च किया जाएगा, सिंक किया जाएगा, और इसी के साथ साथ पीपीपी मॉडल के माध्यम से प्राइवेट प्लेयर्स को भी ऑन बोर्ड लाकर हम टूरिज्म को एक्सपांड करने वाले हैं। ग्रीन ग्रोथ, ऑफ कोर्स, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो हम ग्रीन ग्रोथ को कैसे भूल सकते हैं। इसमें सारी चीजें सरकार कवर करने वाली है, ग्रीन फ्यूल, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फार्मिंग, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग्स, ग्रीन इक्विपमेंट, और इसी के साथ साथ सारे अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर्स में कैसे हम कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल करें, इसको एफिशिएंट कहते हैं, एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंसी, कि कम से कम इलेक्ट्रिसिटी, कम से कम एनर्जी से ज्यादा चीजें हम कैसे कर सकते हैं। तो ऐसी नीतियां बनाई जाएगी, ग्रीन जॉब्स जनरेट होगी, राइट। और ये तो हो गए 4 फोकस एरिया, राइट। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। मैं कंटिन्यूएशन में ही बात कर रहा हूं, राइट। तो चीजों को भी हम कंटिन्यू करते हैं, बहुत सारी चीजें अभी भी बाकी हैं, अभी तो बस शुरुआत हुई है, लेकिन यहां पर आपको थकना हारना नहीं है। देखिए, ये सारा डेटा कलेक्ट करना और इन सारे डेटा को समझाते आगे बढ़ना, अगर मैं नहीं थक रहा हूं तो आपको तो ये समझकर इसमें से मार्क्स क्रिएट करने और इनको समझना है, राइट। आपको बस इसको एंजॉय करना है, इट शुड बी अ जॉय फॉर यू। बजट जो है इट्स नॉट अ हेडेक, इसमें बहुत सारी चीजें हमें समझने को मिलती हैं। चलिए, अब बजट जो है, बजट ने कुछ प्रायोरिटीज रखी हैं, 7 ऐसे प्रायोरिटी एरियाज हैं जिनको सप्तऋषि कहा गया है, राइट। दिस विल गाइड अस थ्रू द अमृत काल। ये सप्तऋषि जो है ना, सप्तर्षि इसको कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं, तो ये हमें गाइड करेंगे। कौन कौन से हैं ये 7 सप्तऋषि? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर। ये हैं सप्तऋषि, 7 प्रायोरिटीज ऑफ बजट 2022, 2023, 24। एक के बाद एक प्रायोरिटी को देखते हैं। सबसे पहले इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसकी फिलोसॉफी यही है, सबका साथ सबका विकास, राइट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जब हम बात करें तो ऑफ कोर्स हमारे किसान, महिलाएं, यंगस्टर्स, ओबीसी, एससीज, एसटीज, दिव्यांगजन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सबको लेकर, सबको साथ लेकर चलना है। और खास करके जो प्रायोरिटी है वो अंडर प्रिविलेज्ड जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए सरकार आगे बढ़ेगी। इसी के साथ साथ जो हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट जो हैं, इनको भी प्रॉपर प्रायोरिटी जो है वो सरकार दे रही है और देने वाली है। एग्रीकल्चर और कोऑपरेशन की बात करें तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए क्रिएट किया जाएगा, और ये ओपन सोर्स के तौर पर काम करेगा, ओपन स्टैंडर्ड होंगे और ओपन इंटर ऑपरेबल पब्लिक गुड के तौर पर ये होगा, यानी कि ये सभी का है, पूरे देश का है। इससे क्या होगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्रीकल्चर के लिए क्रिएट किया जाएगा, इससे फायदा ये होगा कि किसानों के जो प्रॉब्लम्स हैं, किसानों को सेंटर में रखते हुए किसानों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो निकाले जाएंगे। क्रॉप की प्लानिंग कैसे करनी है, क्रॉप की हेल्थ को कैसे अच्छा रखना है, फिर आपके जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स में सारी चीज़ें आ गई, इसमें आपका जो खाद है वो भी आ गया, फर्टिलाइजर आ गया, पैसे हैं जैसे कि क्रेडिट हैं, इंश्योरेंस, राइट, क्रॉप का एस्टिमेशन कितना होगा, मार्केट में अभी कौन कौन सी चीज़ें अच्छी तरीके से चल रही हैं, कौन से, फॉर एग्जांपल कुछ फ्रूट्स उगाने से आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे कंपेयर टू व्हीट एंड राइस, तो उस पर फोकस करना है, राइट। और इसी के साथ साथ ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर है, तो इससे जो एग्रीटेक इंडस्ट्री है और स्टार्टअप्स जो हैं एग्रीकल्चर की, इसको भी काफ़ी फायदा होगा।
एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ज्यादा क्रेडिट एग्रीकल्चर सेक्टर को दी जाएगी 186 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022। और एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड जो है वो क्रिएट किया जाएगा, जिससे स्टार्टअप्स जो है वो रूरल एरियाज में क्रिएट की जाए। आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, जिससे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो इसका प्रोडक्शन बूस्ट हो, इसके लिए है। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, डेयरी और फिशरी सेक्टर के लिए 20 लाख करोड़ की क्रेडिट। स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी। और श्री अन्न के बारे में भी बातचीत हुई है, वी विल टॉक अबाउट श्री अन्न एज वेल। चलिए सबसे पहले ये एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड को समझ लेते हैं। ये क्या है? बेसिकली जो एग्री स्टार्टअप्स हैं ये रूरल एरिया में और खास करके यंग एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करने के लिए ये फंड जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। वैसे ये इसका मेन लक्ष्य यही है कि जो किसान हैं उनके द्वारा जो चैलेंजेस फेस किए जाते हैं तो इनका कोई इनोवेटिव और अफोर्डेबल सॉल्यूशन किसानों को प्रोवाइड किया जाए, और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का सहारा लेकर कैसे हम हमारी जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे किसान की आय जो है, उसकी जो इनकम है उसको बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाए, तो इस चीज को लेकर एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड जो है वो काम करेगा। एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉटन क्रॉप, कॉटन को ध्यान में रखते हुए पूरी जो कॉटन की वैल्यू चेन है उसको इंप्रूव करने की कोशिश। क्लस्टर बेस्ड वैल्यू चेन क्रिएट की जाएगी, और इसमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राइट, प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक यानी कि सरकार मिलकर इसमें नए नए इंस्टीट्यूशंस, नए नए इस प्रकार के क्लस्टर्स जो हैं वो क्रिएट करेगी। इससे ये होगा कि जो हमारे किसान हैं, राज्य सरकारें हैं और इंडस्ट्री है, उनके बीच में कोलैबोरेशन आएगा, और ये जो इनपुट की चीज़ें हैं, जो रॉ मटेरियल है, उसकी सप्लाई अच्छी हो, फिर सर्विसेज मिलेगी, और इसी के साथ साथ मार्केट में कैसे आपकी पैदावार, आपका क्रॉप फाइनल हो गया तो कैसे जल्द से जल्द उसको मार्केट में, अच्छी मार्केट में कैसे दिया जा सकता है, उसको बेचा जा सकता है। तो ये इस चीज़ को लेकर पूरा एक कोलैबोरेशन होगा, पूरी चेन जो है वो इंटीग्रेट होगी। आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, इसके लिए 2200 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, और इसमें डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल दिया जाएगा, जिससे हम हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए हैं। फिर बात करते हैं श्री अन्न के बारे में। 2023 का ये जो साल है, ये यूनाइटेड नेशंस जो है ये ईयर ऑफ मिलेट के तौर पर सेलिब्रेट कर रहा है, और भारत ने ही ये सुझाव दिया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के शब्द में ये है कि जो मिलेट्स हैं, जो बड़ा अनाज है, श्री अन्न जिसको कहा जाता है, तो ये श्री अन्न जो है ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं, फूड सिक्योरिटी में मदद करते हैं, और किसानों का भी इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है। दुनिया में सबसे बड़ा ये श्री अन्न पैदा करने वाला देश अगर कोई है तो वो हमारा देश भारत है। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर अगर कोई देश है तो वो हमारा देश भारत है। और हमारे देश में कितने सारे श्री अन्न हैं, जैसे कि ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रमदाना, कांगनी, कुटकी, कोडो, चीना, सामा, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। लगभग सारे जो श्री अन्न है वो हमारे देश में पैदा किए जाते हैं। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, राइट। आजकल बहुत सारे जो सुपरस्टार्स हैं, जो फिटनेस फ्रीक हैं, जो अपने एब्स और ये जो फिट इंडस्ट्री के साथ, ये फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो ये श्री अन्न जो है इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं, बिकॉज दे आर न्यूट्रिशियस। पेट भी भर जाता है, ऐसा भी नहीं लगता कि आप भूखे हैं, स्टारवेशन नहीं है, ये प्रॉपर डाइटिंग है, और न्यूट्रिशन भी है, उसमें एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है, और जो फैट हैं वो नहीं होते, बेसिकली कार्ब्स जो हैं इसमें इतने ज़्यादा नहीं होते, फैट नहीं कार्ब्स। और भारत को श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो हैदराबाद में है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इस पर से आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि भारत को श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन काम करेगा। तो इट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। तो ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर काम करेगा, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, रिसर्च और टेक्नोलॉजीज जो हैं, उसको हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ शेयर भी करेगा, और किसानों को भी इसमें ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें, नॉलेज जो है वो दी जाएगी। एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करें तो इसको इंक्रीज किया गया है टू 20 लाख करोड़ रुपीस, और इसमें फोकस है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज का।
जो प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना है, तो इसके तहत कुछ नई सब स्कीम्स लॉन्च की जाएगी और इसमें 6,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का टारगेट है, जिससे खास करके जो हमारे नाविक भाई हैं, यानी कि जो हमारे फिशरमैन हैं, फिशरी कम्युनिटी जो है, तो इस कम्युनिटी को और ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, राइट। एमएसएमई एंटरप्राइज जो इस क्षेत्र में काम कर रही है, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, वैल्यू चेन को इम्प्रूव किया जाएगा और मार्केट को एक्सपांड करने के लिए काम किया जाएगा। फिर कोऑपरेशन की बात करें तो खास करके हमारे जो छोटे किसान हैं और मार्जिनलाइज्ड किसान जो हैं, तो कैसे कोऑपरेटिव के माध्यम से उनका इकोनॉमिक डेवलप हो सके, तो इस चीज़ को एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल बनाया है, कोऑपरेटिव बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल। और एक नई मंत्रालय भी सरकार ने बनाई, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ये कुछ साल पहले इसको बनाया गया था। तो इसका विजन भी यही है, सहकार से समृद्धि, के लोग जो हैं ये इनका सहकार हो, ऐसे क्षेत्र में काम करने वाले किसान हैं, फिशरमैन एक्सेट्रा, तो महिलाओं के बहुत सारे संगठन हैं, तो ऐसे कोऑपरेटिव्स के माध्यम से डेवलपमेंट जो है उसको लास्ट माइल तक पहुंचाना। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक जो हमारे पैक्स हैं, पैक्स यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, तो ऐसी 63,000 जो पैक्स हैं, तो इनको कंप्यूटराइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी और इसके लिए 2,516 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे। सारे स्टेक होल्डर्स जिसमें राज्य भी आ गए, तो उनके साथ कंसल्ट करते हुए जो पैक्स हैं, राइट, तो इनके लॉज जो हैं उनको, मीन्स पैक्स में कुछ मॉडल बाई लॉज बनाए गए ताकि पैक्स जो हैं उनको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सके। और इसी के साथ एक नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस जो है इसको तैयार किया जा रहा है ताकि कोऑपरेटिव जो है वो कैसे काम कर रही है उसके साथ जुड़ा हुआ डेटा जब आएगा तो राइट डिसीजंस जो है वो ले पाएंगे। सरकार एक बड़ा प्लान बना रही है कि किसानों के लिए एक बड़ी डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि लगभग आप समझ लीजिए कि एक समय, मीन्स विजन यही है कि गांव-गांव में स्टोरेज फैसिलिटी हो किसान के लिए, ताकि वो अपना जो प्रोड्यूस है उसको वहाँ पर स्टोर कर सके और जब राइट मौका हो, जब राइट समय हो, तब जाकर वो अपना सामान बेचे ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो इस चीज़ पर भी सरकार जो है वो काम कर रही है। इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि कोऑपरेटिव, राइट, तो आपके लिए एक प्रश्न है कि हमारे देश में जो ये कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, तो इनके मिनिस्टर कौन है? इज द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, राइट। ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, बट स्टिल आई वांट यू गाइस टू थिंक अबाउट इट। गवर्नमेंट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्राइमरी फिशरी सोसाइटीज, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो क्रिएट करने वाली है। कहाँ पर? वे सारी पंचायतों में और वे सारे गाँव में जहाँ पर ये सारी चीज़ें आज अवेलेबल नहीं है। तो आने वाले 5 सालों का सरकार का टारगेट ये है कि गांव-गांव तक ये सारी कोऑपरेटिव्स जो हैं वो स्प्रेड हो जाए। हेल्थ, एजुकेशन और स्किलिंग की बात करें तो 2014 से सरकार ने 157 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो क्रिएट की हैं और अब ये 157 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं तो इनके साथ साथ नर्सिंग कॉलेजेस, इतनी ही 157 नई नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं उनको खोला जाएगा, राइट। इसके साथ एक सिकल सेल एनीमिया की जो बीमारी होती है तो 2047 तक भारत जो है वो सिकल सेल एनीमिया मुक्त हो जाएगा और इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी और 7 करोड़ लोग जो हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी 0 से लेकर 40 के बीच में। जो ट्राइबल एरियाज़ में जो जहाँ पर ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर सिकल सेल एनीमिया होता है तो वहाँ पर उनको काउंसिल किया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर कोलैबोरेशन से सिकल सेल को ख़त्म करेगी। मेडिकल रिसर्च को प्रमोट करने के लिए सरकार जो है वो मेडिकल रिसर्च की जो फैसिलिटीज़ हैं या फिर आईसीएमआर लैब्स जो हैं तो ये पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, उनकी फैकल्टीज़ और प्राइवेट सेक्टर की R&D टीम्स जो हैं उनको एनकरेज करेगी कि ये रिसर्च एंड इनोवेशन में सभी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, कोलैबोरेट करें। अफोर्डेबल हेल्थ फॉर ऑल, तो इसमें जो जीडीपी का जो हमारा एक्सपेंडिचर, जीडीपी का जो परसेंटेज है तो ये 2.1% पहुंच गया है, राइट। फाइनेंशियल ईयर 23 में इतने पैसे हम हेल्थ के लिए आवंटन किया गया है इसका, या फिर आप कह सकते हैं कि इतना हमारी जीडीपी का 2.1% जो है वो हेल्थ में हम स्पेंड करेंगे।
ये कॉलेज वाला पार्ट मैंने बता दिया, ये वाला भी बता दिया, राइट। नए प्रोग्राम्स जो हैं वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे, राइट। फार्मा इनोवेशन के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बताया है कि नए प्रोग्राम्स लॉन्च होंगे ताकि हमारे देश में फार्मा या फिर दवाई और जो मेडिकल डिवाइसेस हैं इनको लेकर रिसर्च और इनोवेशंस हों, और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो हैं तो उनके माध्यम से इस R&D को या फिर रिसर्च एंड इनोवेशन को और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। और इसमें सरकार जो है वो इंडस्ट्री जो है उनको एनकरेज करेगी कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और ज़्यादा पैसे जो हैं वो पैसे और एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट करें। टीचर्स ट्रेनिंग की बात करें तो आज के ज़माने में जो पुरानी मेथड्स हैं, कुछ अच्छी मेथड्स आज भी काम आती हैं, लेकिन अब नए युग को पढ़ाने के लिए नई मेथड्स चाहिए। तो टीचर की ट्रेनिंग भी उस प्रकार से होनी चाहिए। तो इनोवेटिव पेडागोगी, करिकुलम ट्रांजैक्शन, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट सर्वे, ICT इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें की जाएगी। और इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसको क्रिएट किया जाएगा, और ये इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर काम करेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऐसे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो खोले जाएंगे। एजुकेशन के लिए 2.9% हमारे GDP का दिया जा रहा है। और जैसे मैंने इसका पॉइंट आपको बता दिया, ये वाला इंटरेस्टिंग पॉइंट है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और PMKVY 4.0 जो है लॉन्च किया जाएगा ताकि यंगस्टर्स को हम और ज़्यादा स्किल दे सके। अब बात करते हैं इस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की। तो एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स जो हैं इसको खोली जाएगी। तो इसमें बुक्स अवेलेबल होगी, राइट, जियोग्राफीज, लैंग्वेज, अलग अलग जोनरा और लेवल्स की जो बुक्स हैं, किताबें हैं, ये सारा क्वालिटी मटेरियल जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होगा। और स्टेट्स को एनकरेज किया जाएगा कि ये फिजिकल लाइब्रेरीज को क्रिएट करें और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के रिसोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हों। पेंडेमिक के टाइम पर हमें पता है कि कितना लर्निंग लॉस हुआ, तो रीडिंग का कल्चर और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए जो नेशनल बुक ट्रस्ट हैं, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट हैं, और कुछ ऐसे सोर्सेज हैं वो नॉन करिकुलर टाइटल्स जो हैं वो रीजनल और इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों को फिजिकल लाइब्रेरीज में प्रोवाइड करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रायोरिटी सेक्टर नंबर 1। अब बात करते हैं प्रायोरिटी 2 के बारे में, रीचिंग द लास्ट माइल, राइट। खास करके जो वाजपेयी सरकार थी तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ये खोले। इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि लास्ट माइल तक पहुंचे। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने आयुष मंत्रालय, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, स्किल डेवलपमेंट, जल शक्ति और कोऑपरेशन मिनिस्ट्री जो हैं, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज को इंट्रोड्यूस किया। नो वन टू बी लेफ्ट बिहाइंड, प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन, PVTG यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि कुछ दिनों पहले ही हम अंडमान निकोबार के बारे में जब बात कर रहे थे तब मैंने आपको कहा था कि ये PVTG जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देखिए सरकार इसको लेकर अलग से एक मिशन लॉन्च करने वाली है। माइक्रो इरिगेशन, जहां पर कर्नाटका के कुछ ऐसे जहां पर बहुत सूखा पड़ता है ऐसे क्षेत्रों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस। 38,800 मोर टीचर्स फॉर 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, फ्री फूड ग्रेन्स, इसके बारे में हमने बात कर ली है। और भारत श्री टू बी सेटअप फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं उनको डिजिटाइज करने के लिए कौन सा मिशन है? भारत श्री। इस चीज को याद रखिएगा, राइट। दिस लुक्स इंपॉर्टेंट। बाकी की चीजें तो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट हाईलाइटिंग एनीथिंग एल्स, क्योंकि मैं बाकी चीजें तो आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। PM आवास के लिए 66% जो आउटले हैं उसको इंक्रीज किया गया, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक प्रोग्राम्स, तो यहाँ पर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको पहले कहते थे पिछड़े हुए क्षेत्र या फिर पिछड़े हुए जिले, लेकिन अब उनको हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो सक्सेस है, ADP का जो सक्सेस मिला, तो इस सक्सेस को ध्यान में रखते हुए अब एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। और ऐसे 500 ब्लॉक्स को कवर किया जाएगा जिसमें हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन, इसको भी जल्दी लॉन्च किया जाएगा। और खास करके जो PVTG फैमिलीज हैं उनके हैबिटेशन है, तो वहां पर सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन की फैसिलिटी,
एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, रोड, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएगी इस पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन के तहत। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपीस जो हैं वो दिए गए हैं और आने वाले 3 सालों के अंदर ये जो मिशन है उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसमें डेवलपमेंट एक्शन प्लान होगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। आने वाले 3 सालों के लिए ये 38,800 टीचर्स जो है, ये 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जहां पर 3.5 लाख जितने ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, तो इनको इसका फ़ायदा मिलेगा। सपोर्ट स्टाफ और टीचर्स जो हैं तो उनको रिक्रूट किया जाएगा, तो इतनी सारी जॉब्स जो हैं वो जनरेट होगी। जो कर्नाटका का ड्राउट प्रोन एरिया है तो वहाँ पर अपर भद्र प्रोजेक्ट जो है तो इसके लिए 5,300 करोड़ रुपीस जो है वो दिए जाएंगे। अगर आप मेरा हिंदू एनालिसिस वाला लेक्चर देखेंगे 3 फरवरी वाला, तो इसमें मैंने इसके बारे में बात भी की है कि आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के लोग जो हैं वो इस चीज़ को लेकर खुश नहीं है और जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी भी एक कमेंट आई थी, इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी, तो उसको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्कशन नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे, जो लास्ट ईयर के मुकाबले 66% ज़्यादा हैं। प्रायोरिटी 3 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। राइट दोस्तों, अगेन मुझे रेफरेंस लेना पड़ रहा है हिंदू एनालिसिस वाले लेक्चर का। जो स्टूडेंट्स इसको रेगुलरली देखते हैं तो उनको मैं अगर सिर्फ कहूँगा कैपेक्स तो आपको समझ में आ गया होगा ना कैपिटल एक्सपेंडिचर के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्टिव कैपेसिटी जब बिल्डअप की जाएगी तो इसकी जो एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है वो ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट पर बहुत ज़्यादा रहती है। और सरकार ने, आप देखिए, जो ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है इसका आउटले इंक्रीज किया, यानी कि इसके लिए ज़्यादा पैसे जो हैं वो दिए हैं और 10 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हमारी जीडीपी का 3.3% जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए होगा और ये 33% ज़्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरीट टू असिस्ट स्टेक होल्डर्स फॉर मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में होगा यूआईडीएफ के तहत, यानी कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। और राज्य सरकारों को जो 50 ईयर की इंटरेस्ट फ्री लोन है उसका भी कंटिन्यूएशन होगा। राज्य सरकारों को 50 साल की जो इंटरेस्ट फ्री लोन है वो दी जाएगी और इसमें क्या है कि इसमें जो एक बड़ी अमाउंट है वो आपको 1 साल के अंदर ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ करनी है, राइट, विच इज़ ए वेरी गुड थिंग। इसका मतलब ये है कि सरकार कैपेक्स पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है और आउटले जो है वो 1.3 लाख करोड़ रुपीज़ वो जो है वो दिया जाएगा ताकि स्टेट्स जो है राज्यों को बूस्ट किया जाए। रेलवेज की बात करें तो 2.40 लाख करोड़ रुपीस, राइट, 2.40 लाख करोड़ रुपीस अभी तक का सबसे ज्यादा आउटले जो है, आउटले यानी कि जो पैसे दिए गए हैं, आवंटित किए गए हैं, वो रेलवे के लिए है। 2.40 लाख रुपीस, 2.40 लाख करोड़ रुपीस। और ये 2013-14 के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है। और हमारे 100 से भी ज़्यादा ऐसे क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिसमें लास्ट माइल और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटीज़ में पोर्ट्स आ गए, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन सेक्टर्स, इनको आइडेंटिफाई किए गए हैं और इसमें ऐसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किए जाएंगे। 75,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो प्रायोरिटी में इन्वेस्ट किए जाएंगे और इसमें प्राइवेट सोर्सेज से मिलेंगे 15,000 करोड़ रुपीज़। 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर, वाटर एरोड्राम्स, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स जो है वो तैयार किए जाएंगे ताकि रीजनल कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ावा मिले। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा, जो नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा मैनेज किया जाएगा और टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाएगा। 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो ग्रांट्स दी जाती है तो स्टेट्स इनका भी इस्तेमाल कर सकती हैं और गवर्नमेंट जो है वो 10,000 करोड़ रुपए पर एनम जो है वो इस पर्पस के लिए देगी। अनलिशिंग द पोटेंशियल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए 39,000 जितने कंप्लायंसेस जो हैं इनको हटाया गया, 3,400 लीगल प्रोविजंस जो हैं इनको डीक्रिमिनलाइज किया गया और जन विश्वास बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इसके माध्यम से 42 सेंट्रल एक्ट्स जो हैं उनको हटाया जाएगा। विश्वास से विवाद 1 जो एमएसएमई के कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन को लेस स्ट्रिंजेंट बनाने वाले थे। फेज 3 ई कोर्ट्स का लॉन्च किया जाएगा ताकि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। विश्वास से विवाद
दो जो हैं ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के जो कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटलमेंट करने के लिए हैं। फिर एंटिटी डिजिटल लॉकर, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इनपुट बेस्ड रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग फॉर बेटर एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3 ऐसे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो हैं वो खोले जाएंगे। और इसके बारे में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बताया है कि मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया एंड मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क फॉर इंडिया। इस विजन को ध्यान में रखते हुए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें जो लीडिंग इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं वो कैसे ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन किया जाता है, राइट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, सस्टेनेबल सिटीज, इन सारी चीज़ों में जो इफेक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम, कैसे ह्यूमन रिसोर्स को नर्चर किया जाता है, ये सारी चीज़ों में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर सकता है। तो इसके तहत मिशन जो है वो इस दिशा में काम करेगा। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, तो इसमें स्टार्टअप्स और एकेडेमिया जो हैं तो उनका इनोवेशन रिसर्च जो है वो अनलिश होगा। और ये जो एनोनिमाइज्ड डेटा है तो एनडीजीपी जो है वो इसमें एक्सेस कर पाएगी। एंटिटी डिजी लॉकर, ये एमएसएमई, लार्ज बिजनेस, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सारे अलग अलग जो यूजर्स हैं उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करना है, शेयर करना है, ताकि अथॉरिटीज़ अगर मांगे तो दे सके, रेगुलेटर्स, बैंक्स और दूसरे बिजनेस एंटिटीज़ को आप ये प्रोवाइड कर सके। तो इसके लिए अलग से एंटिटी डिजी लॉकर। 5G सर्विसेज, तो इसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें। और लैब्स क्रिएट की जाएगी ताकि स्मार्ट क्लासरूम्स, प्रिसीजन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, हेल्थ केयर एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ों में कैसे 5G काम कर सकता है, क्या 5G का उपयोग कैसे किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ग्रीन ग्रोथ, ये प्रायोरिटी 5 है। मिशन लाइफ के बारे में आप जानते हैं तो इसमें मैं और ज़्यादा नहीं जाऊँगा। पंचामृत और नेट ज़ीरो कार्बन ये 2070 तक हमें अचीव करना है। तो इसके लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ये लॉन्च किया जाएगा। PM प्रणाम, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, तो अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स, ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इनको प्रमोट करें, इसके लिए हैं ये PM प्रणाम, राइट। प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर, यहाँ पर जूम करके थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा आपको ब्लर दिखेगा लेकिन मैं आपको रीड कर लेता हूँ। रिस्टोरेशन अवेयरनेस एंड सॉरी, ये इसको छोड़ दो, चलो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ये लिख कर दे दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा मैं भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इट्स वेरी ब्लरी हियर, ओके। ये गोवर्धन के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये मिस्टी जो है इसको याद रखिएगा, मैनग्रूव प्लांटेशन अलोंग कोस्ट लाइन, इसके लिए ये मिस्टी है, राइट, मिस्टी इनिशिएटिव। और अमृत धरोहर, तो 3 सालों के अंदर जो वेटलैंड्स हैं इनका हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करें, तो इसके लिए अमृत धरोहर। तो ये 2 चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है, एक मिस्टी ये मैनग्रूव प्लांटेशन के लिए है और अमृत धरोहर जो है ये वेटलैंड्स के लिए। अब बात करते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में, जिसको ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। 19,700 करोड़ रुपीज़ इसके लिए रखे गए हैं और टारगेट ये है कि आने 2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो हम यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे। और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन जैसे मिशंस जो हैं तो वो लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ना है, राइट। हाइड्रोजन बेस्ड, ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी, फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट्स को हम कम करेंगे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें जो सनराइज सेक्टर्स हैं तो उसमें हम मार्केट लीडर बने, इसके लिए हैं। बजट ने 35,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं ये प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ और नेट जीरो ऑब्जेक्टिविटी और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को दिए हैं। इसमें यह भी है कि एक 4000 मेगावाट हर्ट्ज की जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है इसको क्रिएट किया जाएगा, ताकि अगर हम सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं तो उसको स्टोर किया जा सकता है, तो जब भी हम उसको यूज़ करना चाहें तब हम यूज़ कर सकें। तो यही फ्यूचर है कि रिन्यूएबल एनर्जी को क्रिएट करें, एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको स्टोर कर दें और जब आपको चाहिए तब उसमें से यूज़ करें। सिंपल इज़ दैट, राइट। हम जैसे जो बैटरीज यूज़ करते हैं हमारे रिमोट कंट्रोल, और उसमें तो बैटरी का जो कॉन्सेप्ट है वही है, बस ये एक बड़े लेवल पर होगा। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर इवैक्यूएशन एंड ग्रिड इंटीग्रेशन ऑफ 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम लद्दाख will be constructed with an investment of 20,700 crore, including central support of 8,300 crore rupees.
तो ये 13 GB का रिन्यूएबल एनर्जी जो है लद्दाख से उसको ग्रिड के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। गोबर्धन स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन, और इसमें 500 नए ऐसे प्लांट्स बनाए जाएंगे वेस्ट टू वेल्थ। ये गोबर्धन स्कीम जो है तो ये सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेगी। अगेन रेगुलर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही सर्कुलर इकोनॉमी कैसे काम करती है वो समझाया था। 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स क्रिएट किए जाएंगे। इसमें 75 जो है वो अर्बन एरिया में होंगे, बाकी रूरल एरिया में, और 300 कम्युनिटी या फिर क्लस्टर बेस्ड प्लांट्स होंगे, जिसके लिए टोटल 10,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। सरकार आने वाले समय में ये भी करने वाली है कि जो कंप्रेस्ड बायोगैस हैं तो इसको 5% मैंडेट इसका कर देगी, यानी कि जो मार्केटिंग नेचुरल जो कंपनीज नेचुरल और बायोगैस को जिसका मार्केटिंग करती हैं या फिर बायोमास और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है बायोमैन्योर का, तो उनको 5% ये कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो यूज करना ही करना है। तो ऐसा मैंडेट सरकार लेकर आने वाली है। भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, 3 सालों के अंदर हमारे 1 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को इसकी फैसिलिटी मिलेगी कि वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़े। तो सरकार इनको एनकरेज करेगी, उनको पैसे भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स जो है वो सेटअप क्रिएट किए जाएंगे। तो इसमें पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क, माइक्रो फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। और सरकार व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है तो ऑलरेडी इसको बजट 2021-2022 में अनाउंस किया गया था, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की जो पुराने व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, एम्बुलेंसेस हैं, तो उनको फिर रिप्लेस करने के लिए भी सरकार जो है वो एडिक्वेट अमाउंट दे रही है। यूथ पावर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसका फोकस होगा स्किलिंग, और इसी के साथ साथ हमारी जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है उसमें हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो एम्पावर्ड रहें। एम्पावरिंग अमृत पीढ़ी, जो आज की यंग जनरेशन है उसको सरकार अमृत पीढ़ी कह रही है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 जो है तो इसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैकेनोट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको सिखाई जाएगी। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो डिजिटल इकोसिस्टम को और ज़्यादा एक्सपांड करना, स्किलिंग प्रोवाइड करना, डिमांड बेस्ड फॉर्मल स्किलिंग, इसी के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स और ये सारी चीज़ों का एक्सेस मिले। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, 47 लाख यंगस्टर्स जो है उनको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा आने वाले 3 सालों के तहत। टूरिज्म के बारे में हमने ऑलरेडी बातचीत कर ली है, और यूनिटी मॉल्स जो है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 जो है तो लाखों हमारे यंगस्टर्स को आने वाले 3 सालों के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगी, इंडस्ट्री पार्टनरशिप, और जो कोर्सेज हैं उनके तो इंडस्ट्री के साथ अलाइनमेंट इनका होगा, ताकि जो पढ़कर जा रहे हैं तो वो उनको मार्केट में भी देखने को मिले। पहले ऐसा तो था पढ़ा है कुछ और, मार्केट में कुछ और चल रहा है, तो अब इसमें एक सिंक्रोनाइजेशन होगा, एक अलाइनमेंट होगा। बाकी की ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको समझा दी हैं। एक खास चीज़ ये है कि हमारे देश में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स खोले जाएंगे, ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत 47 लाख यंगस्टर्स जो है वो 3 सालों के अंदर उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम के तहत उनको स्टाइपेंड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। यूनिटी मॉल की बात करें तो यूनिटी मॉल में ऐसा है कि राज्य सरकारों को एनकरेज किया जाएगा कि उनके जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हैं, या फिर GI प्रोडक्ट्स हैं, या फिर हैंडीक्राफ्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो या तो राज्य की राजधानी में, या फिर जो उनके बड़े टूरिज्म सेंटर्स हैं, या फिर फाइनेंशियल कैपिटल्स हैं, तो वहाँ पर ऐसे यूनिटी मॉल्स खोले जाएंगे, और ये यूनिटी मॉल्स में ये OPODs, GI प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बेचा जाएगा। तो खास करके हमारे MSMEs और खास करके हैंडीक्राफ्ट के लोग जो हैं उनको काफ़ी इसका फ़ायदा होगा। प्रायोरिटी 7 जो है इट इज़ फाइनेंशियल सेक्टर, क्रेडिट गारंटी फॉर MSMEs को क्रेडिट गारंटी जो है वो 1 अप्रैल 2023 से ये स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगी, और इसके लिए 9,000 करोड़ रुपीस जो है उसका कॉर्पस जो है वो इन्फ्यूज किया जाएगा। इसी के साथ 2 लाख करोड़ की कोलेटरल फ्री गारंटी क्रेडिट जो है वो एडिशनली मिलेगी, और जो लोन है उसका परसेंटेज जो है उसको 1% से कम किया गया है। नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, ताकि जो लोग हैं जो MSME के लोग हैं फॉर एग्जांपल राइट, तो उनको
उनका सारा डेटा होगा वहाँ पर, क्रेडिट फ्लो, प्रमोट, ये नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री में कितने पैसे वो कमा रहे हैं, क्या लोन चल रही है, क्या है, तो उनकी पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री होगी, तो फिर लोन देना जो है वो ईजिली हो जाएगा। और इसी के साथ साथ महिला सम्मान बचत पत्र दिए जाएंगे, राइट, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सीनियर सिटीजन्स और गिफ्ट IFSC सिटीज के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो है ये एक टाइम की न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम है और ये 2 सालों तक अवेलेबल होगी। तो इसमें क्या है कि अगर आप एक महिला हैं, राइट, एक महिला या फिर एक लड़की के नाम पर 2 सालों के लिए फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा 7.5% पर ईयर, और ये 2 लाख रुपए जो हैं वो आप उसमें फिक्स डिपॉजिट के तौर पर रख सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम है, तो पहले इसमें लिमिट थी 15 लाख रुपए, अब इसको डबल करके 30 लाख रुपीस कर दिया है। तो अगर कोई जो मैक्सिमम डिपॉजिट है, राइट, ये पहले 15 लाख तक ही अवेलेबल था, अब इसको डबल कर दिया है। तो कोई सीनियर सिटीजन है वो फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखना चाहते हैं, तो पहले वो 15 लाख तक ही रख सकते थे, लेकिन अब उनको 30 लाख रुपए तक वो रख सकते हैं। मंथली इनकम अकाउंट स्कीम जो पोस्टल के साथ, पोस्टल डिपार्टमेंट की होती है, तो उसमें इसकी भी जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है वो पहले 4.5 लाख रुपए थी, इसको 9 लाख कर दिया है। और जॉइंट अकाउंट अगर है तो पहले 9 लाख रुपए थी, अब इसको 15 लाख रुपए कर दिया गया है। फिजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सरकार जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही है, और इसमें यह है कि जो राज्य सरकार हैं उनका डिस्क्रिशन काम करेगा, यानी कि उनको लग रहा है कि उनको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल बनानी है, रोड्स बनाने हैं, तो ये डिसीजन जो है वो राज्य सरकार लेगी। कुछ चीज़ों पर ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको पूछना पड़ेगा या फिर उनकी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर जो है वो स्टेट्स को ये छूट दी जाएगी। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसमें पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप करना, अर्बन प्लानिंग के लिए पैसे यूज़ किए जाएंगे, और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के लिए लोकल बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, पुलिस पर्सोनल के लिए घर बनाए जाएंगे, राइट, यूनिटी मॉल्स के लिए पैसे यूज़ होंगे, चिल्ड्रन और एडल्ट्स की लाइब्रेरी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसी के साथ साथ दूसरी जो कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं तो उसमें से भी स्टेट को पैसे मिलेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, फिजिकल मैनेजमेंट की बात करें, तो 50 ईयर की इंटरेस्ट फ्री लोन जिसके बारे में हमने बातचीत की। जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3.5%, जो राज्य सरकारें हैं तो उनकी लिमिट जो है उसको 3.5% कर दिया गया है, कि राज्य जो हैं उनके राज्य की जो GDP होती है, GSDP जिसको कहते हैं, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वो लेट्स से 100 हैं किसी एक राज्य की, तो वो 3.5% तक उनका फिजिकल डेफिसिट जो है वो हो सकता है। रिवाइज्ड एस्टिमेट ये कह रहा है कि टोटल रिसिप्ट्स जो है वो 24.3 लाख करोड़ रुपीस होगी, और नेट टैक्स रिसिप्ट्स जो है ये 20.9 लाख करोड़ रुपीस होगी। रिवाइज्ड एस्टिमेट ये कह रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर 41.9 लाख करोड़ रुपीस का होगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 7.3 लाख करोड़ रुपीस का होगा। रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर फिजिकल डेफिसिट इज 6.3% ऑफ GDP, और आने वाले समय में ये जो ये 6.4 है उसको थोड़ा कम किया जाएगा। विल टॉक अबाउट इट इन ए मिनट। मेरे पास यहाँ पर है आंकड़ा, ये रहा। फिजिकल कंसोलिडेशन की राह पर सरकार चल रही है, और 2025-26 तक फिजिकल डेफिसिट जो है वो 4.5% हो जाएगा। यही टारगेट सरकार ने रखा है। सरकार धीरे धीरे करके 4.5 को अचीव करेगी, और स्मॉल सेविंग और दूसरे सोर्सेस जो हैं उनसे सरकार को ये पैसे मिलेंगे। जो फिजिकल डेफिसिट के जो पैसे हैं तो मार्केट में से आपको बोरो करने पड़ेंगे, तो इसमें से 11.8 लाख करोड़ रुपीस जो हैं इतने बोरो करने पड़ेंगे, और इसमें से कुछ पैसे जो हैं वो स्मॉल एंड सेविंग और दूसरे सोर्सेस से आएंगे। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग जो है वो 15.4 लाख करोड़ रुपीस की होगी। टैक्स पेयर्स की बात करें तो कुछ एग्जेम्पशंस हैं, जैसे कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो पहले 2.5 लाख थी, अब इसको 3 लाख रुपए कर दिया गया है। नई टैक्स रेजीम जो है वो इंट्रोड्यूस की है, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो इट्स लाइक कि पहले जो एक सेक्शन 87A जो है, जिसमें ऐसा था कि पहले 5 लाख रुपए या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा कमा रहे हैं तो फिर आपको एग्जेम्पशन मिलता था, लेकिन अब अगर लेट्स से किसी की इनकम जो है वो 7 लाख रुपए हैं तो वो कोई टैक्स पे नहीं करेगा। अगर 7.5 लाख रुपए है लेट्स से, तो अगर आप ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बेनिफिट है, आपने इंश्योरेंस ले लिया, ऐसा कुछ ले लिया, तो 3 लाख रुपए तक आप ऐसे एग्जेम्पशंस जो है ले सकते हैं। आपने इंश्योरेंस ले लिया, एक लॉन्ग टर्म की FD कर दी,
तो ऐसे करेंगे तो आपको भी कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। वैसे ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, राइट, ये अकाउंटेंट और सीएस के लिए ज़्यादा है, लेकिन आपको बस इसको समझना है कि जिनकी इनकम 5 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, 5 करोड़ जितनी इनकम पर ईयर है एक व्यक्ति की, तो पहले वो काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे करते थे, 42.5 और समथिंग लाइक दैट, लेकिन अब 37% टैक्स पे करेंगे, तो इसमें थोड़ा कम हुआ है। बाकी कोई बड़े चेंजेस जो हैं वो नहीं किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य यही है यहाँ पर कि ये टैक्स मेजर्स जो हैं इसके माध्यम से लोगों के पास, टैक्स पेयर्स जो हैं उनके हाथ में पैसे बचेंगे, वो टैक्स कम पे करेंगे तो उनके पास पैसे वो एक्स्ट्रा रहेंगे, तो इससे वो चीज़ों को खरीदेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा और इससे डिमांड बढ़ेगी। इससे सरकार को 35,000 करोड़ रुपीस कम मिलेंगे, लेकिन ये पैसे जब लोगों के हाथ में रहेंगे तो लोग इसको खर्च करेंगे, राइट। और कुछ ऐसे इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो डिसअपॉइंटेड है। बेसिकली क्या होता है कि जब लोगों के हाथ में पैसा रहता है ना, तो लोग क्या करते हैं, उनको ऐसी चीज़ों में यूज़ करते हैं जो, चलो उन्होंने गाड़ी खरीद ली या फिर मोबाइल खरीद लिया, ऐसा कुछ। लेकिन जब आपको टैक्स की सिस्टम ऐसी होती है कि जब आपको पैसे जो हैं वो आप अगर लेट्स से आपने लॉन्ग टर्म एफडी करवाई 5 साल की, जो कहते हैं ना लॉक इन पीरियड वाली एफडी अगर आपने करवाई, तो इससे क्या होगा कि आपने एक प्रकार की सेविंग की, तो एक आदत जो है यंगस्टर्स के अंदर पड़ने लगती है, एक आदत उनकी होने लगती है। तो ये चीज़ जब हटा देते हैं तो फिर ये आदत चली जाती है और लोग जो है वो ऐसे ही पैसे जो है वो खर्च कर देते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, राइट, जिसमें एक हमें थोड़ा नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। बाकी हु स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम द न्यू राइट्स, ये आप एक बार ऊपर से देख लेंगे, आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएगी। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए फ़ायदा है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए फ़ायदा नहीं है, राइट। तो दिस इज़ द थिंग। कुछ यहाँ पर आप देखिए 25 लाख या फिर उससे ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपको थोड़ा टैक्स ज़्यादा पे करना है। आप 60 लाख या फिर उससे कमा रहे हैं तो आप पहले जो पे करते थे उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे कुछ हैं, राइट। और 6 करोड़ से ज़्यादा जो कमा रहे हैं तो लेट्स से उनको पहले ये इतना पे करना पड़ता था, अब उनको थोड़ा कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द थिंग। इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल को भी सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ राइट्स को सिंक किया गया है, कम किया गया है। और बेसिक कस्टम्स ड्यूटी जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर हटाई गई है। टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर को छोड़ दे तो बहुत सारे गुड्स में पहले 21% ड्यूटी लगती थी, इनकम टैक्स ड्यूटी, अब 13% इनकम टैक्स एट 13%। फिर जो टॉयज़, बाइसिकल, ऑटोमोबाइल्स और नेफ्ता जो हैं, तो ऐसे कुछ क्षेत्र है जिसमें माइनर चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं। ग्रीन मोबिलिटी की बात करें तो जो जीएसटी कंप्रेस्ड बायोगैस पर है तो इसमें एक्साइज ड्यूटी को माफ़ किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो कुछ ऐसे मोबाइल फ़ोन के कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होगी। और टीवी पैनल्स जो हैं तो इन पर भी जो ओपन सेल्स हैं तो इसमें भी रिडक्शन जो है वो देखने को मिला है। इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो इंक्रीज बेसिक कस्टम्स ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिक किचन चिमनी फ्रॉम 7.5 to 15%। तो इसमें क्या, ताकि हमारे देश में ये चिमनीज को ज़्यादा पैदा किया जाए तो इसकी वजह से कस्टम ड्यूटीज़ को इंक्रीज़ किया गया है। और केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स की बात करें तो इसमें भी कुछ चीज़ों पर से ड्यूटीज़ जो है हटाई गई हैं। विल टॉक अबाउट इन अ मिनट। मराइन प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं श्रिम्प फीड के, तो उसमें ड्यूटी जो है उसको रिड्यूस किया गया है। लैब ग्रोन डायमंड्स, राइट, तो इसके जो सीड्स जहाँ से आएंगे तो इसमें भी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को हटाया गया, कम किया गया है। और जो सिल्वर डोर बार्स और आर्टिकल्स हैं, गोल्ड और प्लेटिनियम जो हैं, तो इस पर ड्यूटीज़ जो हैं इसको इंक्रीज किया गया है। कंपाउंडेड रबर जो है तो इसमें भी यही है, इंक्रीज किया गया है। और सिगरेट्स जो हैं इस पर भी टैक्स जो है वो बढ़ेगा। कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्पशंस की बात करें तो लिथियम आयन सेल्स जो हैं, जिनका इस्तेमाल बैटरीज को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ईवी की बैटरीज के लिए, तो इसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगेगी। और जो कंसेशनल ड्यूटी मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, देयर वाज अ स्मॉल टेक्निकल एरर, लेकिन इसकी कंटिन्यूटी को मैं तोड़ना नहीं चाहता। तो द कंसेशनल ड्यूटी ऑन लिथियम आयन सेल्स फॉर बैटरीज विल कंटिन्यू फॉर अनदर 1 year। 1 और साल तक ये लिथियम आयन सेल्स पर जो कंसेशनल ड्यूटी है वो चलती रहेगी। फिर डीनेचर्ड एथिल अल्कोहल जो है इसको एग्जेम्प्ट किया गया है कस्टम ड्यूटी से। फिर जो बेसिक ड्यूटी हैं, जो एसिड ग्रेड फ्लोरोस्पार हैं और क्रूड ग्लिसरीन है, तो इसमें इसको कम किया गया है। इसके साथ साथ जो क्रूड ग्लिसरीन है विच इज़ यूज्ड फॉर क्लोरीन
क्लोरिड्रिन, एपिक्लोरिड्रिन के लिए जो यूज़ किया जाता है क्रूड ग्लिसरीन, तो पहले 7.2% इस पर लगती थी, अब इसको 2.5% टैक्स कर दिया है। कॉमन आईटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और 100 जॉइंट कमिश्नर्स जो हैं इनको डिप्लॉय किया जाएगा ताकि छोटी छोटी अपील्स जो हैं उनको फटाफट हम डिस्पोज कर सके। और टैक्स कंसेशंस को अच्छी तरीके से टारगेट करने के लिए जो आपका कैपिटल गेन है, आपने गोल्ड बेचा, शेयर्स बेचे, घर बेचा, तो आपको जो पैसे मिले, तो इसमें जो एक पहले कैप नहीं थी इस पर कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीद मीन्स आपको पैसे मिले तो फिर आप उसी पैसों को फिर से आप दूसरी प्रॉपर्टी में यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब इस पर कैप होगी कि आप 10 करोड़ तक ही यूज़ कर पाएंगे। बाकी के जो हैं, लेट्स से कि आपको 15 करोड़ मिले एक प्रॉपर्टी बेचकर, तो आप 10 करोड़ की दूसरी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उस पर आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा, कैपिटल गेन नहीं होगा, उस पर टैक्स नहीं होगा। लेकिन बाकी के 5 करोड़ जो है उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और इंश्योरेंस में भी ऐसा है, राइट, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विथ वेरी हाई वैल्यू विल हैव लिमिट, कि इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आपको बहुत सारे पैसे मिले हैं तो इस पर भी एक लिमिट होगी। क्लैरिफिकेशन सरकार को इस पर देना पड़ेगा। स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप्स क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उनको अपने शेयर्स प्रीमियम प्राइस पर देती हैं, तो इस पर एडिशनल टैक्स होगा। जो एंजल टैक्स है वो लगाया जाएगा, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी कंपनीज में खास करके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए फंड जो है वो क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसकी वजह से। और सरकार को इस पर भी और ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो देने की ज़रूरत है कि जो फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको इसमें काउंट किया जाएगा या नहीं। वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दिस। इसी के साथ दोस्तों, जो इनकम टैक्स में जो एक स्टार्टअप को बेनिफिट मिलता है, तो पहले 7 सालों तक आप ये जो आपके लॉसेस हैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब इसको एक्सटेंड करके 10 सालों के लिए किया गया। 10 साल के लिए अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं तो फिर आपको फिर प्रॉफिट होंगे तो उसमें से आपको माफ़ी मिलेगी। CGST में चेंजेस, राइट, जो पहले 1 करोड़ तक के केसेस थे तो उस पर भी प्रोसिक्यूशन होता था, अब 2 करोड़ तक के केसेस हो रहे हैं तो फिर प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, राइट, यानी कि केस नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप पर केस ही नहीं होगा, द थिंग इज वो अलग प्रकार की इंक्वायरीज और डिपार्टमेंट्स के द्वारा हैंडल किया जाएगा। पार्टिसिपेटरी नोट्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब पार्टिसिपेटरी नोट्स जो होती हैं तो उसमें क्या होता है कि लेट्स से आप फॉरेन में बैठे हुए हैं, आप फॉरेनर हैं, आप इंडिया की शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे और कहेंगे कि ये देखिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मुझे भारत के ये शेयर्स खरीदने हैं। तो फिर वो जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या करेगा, वो आपके पैसे ले लेगा और आपने जो बताया है वो शेयर्स वो खरीद कर रखेगा। ये शेयर्स जो हैं वो बेसिकली आपके लिए हैं, लेकिन आपका अकाउंट यहाँ पर नहीं है, ये अकाउंट जो है ये इस इंस्टीट्यूशन का है, तो इसको कहते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स। अब क्या था कि ये जो IFSC गिफ्ट सिटी है गांधीनगर में, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, तो ये पार्टिसिपेटरी नोट्स जो हैं वो पहला इश्यू नहीं कर पाता था, क्योंकि पार्टिसिपेटरी नोट्स जो हैं इनको सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत नहीं गिना जाता था, लेकिन अब इनको इसमें काउंट किया जाएगा। तो इससे ये फायदा होगा कि हमारे गिफ्ट सिटी में जो इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट्स हैं वो ये पार्टिसिपेटरी नोट्स जो हैं वो इश्यू कर पाएंगे, यानी कि और ज़्यादा पैसे जो फॉरेनर्स हैं वो हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे, राइट। और जब पार्टिसिपेटरी नोट्स जो है, एक वक्त था जब लगभग 10-15 साल पहले जो ऑफशोर फंड हमारे देश में आता था तो 50% जो है वो P नोट्स से आता था, आज ये 2% हो गया है, तो फिर से इसको इंक्रीज करने के लिए सरकार जो है वो ये चीज़ कर रही है। और जो एग्जिस्टिंग ऑफशोर फंड्स हैं वो अगर हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में रीलोकेट करना चाहते हैं तो उन पर कोई भी टैक्स नहीं होगा, टैक्स न्यूट्रलिटी उनको दी जाएगी। और ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन मार्च 2023 में एक्सपायर होने वाला था, लेकिन सरकार ने इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो अगर कोई ऑफशोर फंड्स हैं वो हमारे गिफ्ट सिटी में रिलोकेट होना चाहता है तो हम कहते हैं ना कि उनको वेलकम कर रहे हैं। एंड दैट्स इट दोस्तों, दैट्स एवरीथिंग। बजट की सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। डू सपोर्ट मिशन लाइफ। वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ईगरली वेट फॉर योर रिप्लाई। और मैंने जो प्रश्न पूछा है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री वाला, तो उसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।